में विभिन्न कानूनी नीतियों और कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों की सुरक्षा के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचा है। बाल लैंगिक शोषण के मामलों से निपटने के लिए सरकार एक विशेष कानून अर्थात लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण पॉक्सो अधिनियम 2012 लाई है। यह अधिनियम 14 नवंबर 2012 से लागू हुआ और उसके बाद के नियम अधिनियम के आसान क्रियान्वयन के लिए गठित किए गए थे। इस खंड में हम पॉक्सो अधिनियम के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। हम बाल लैंगिक उत्पीड़न को रोकने, बाल लैंगिक उत्पीड़न के पीड़ितों को सहायता देने के लिए स्कूल की भूमिका पर भी चर्चा करेंगे। पॉक्सो अपने आप में एक बहुत ही व्यापक और अनूठा कानून है, लेकिन यह अनूठा और अलग क्यों है? यह अधिनियम किसी भी लड़का लड़की जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम हो बच्चे के रूप में परिभाषित करता है। इस रूप में यह अधिनियम लिंग तटस्थ है। अधिनियम स्पष्ट रूप से अपराधों की विभिन्न श्रेणियों के लिए अलग अलग सजा देता है और बच्चों के अनुकूल बाल मित्रवत न्यायिक प्रक्रिया का प्रावधान करता है। इसलिए यह अधिनियम हर बच्चे को अपराध के बारे में बोलने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय बाल संरक्षक मानकों को ध्यान में रखते हुए यह अधिनियम अनिवार्य रिपोर्टिंग के लिए प्रावधान करता है। मतलब यह उस व्यक्ति का कानूनी कर्तव्य बन जाता है जिसका बच्चे के साथ हुए दुर्व्यवहार का ज्ञान हो। इस अधिनियम के तहत जांच प्रक्रियाओं के दौरान बाल संरक्षक के रूप में पुलिस की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लैंगिक शोषण रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद पुलिस कर्मियों का कर्तव्य है कि वे बच्चे की देखभाल और सुरक्षा की व्यवस्था करें। पुलिस को 24 घंटे के भीतर बाल अपराध के लिए जिले की बाल कल्याण समिति को रिपोर्ट करना अनिवार्य है। इन सभी के अलावा यह अधिनियम निर्दिष्ट विशेष अदालतों के माध्यम से रिकॉर्डिंग, हस्तक्षेप, स्पीडी परीक्षणों की बाल मित्रवत भूमिकाओं को भी पूरा करता है। आमतौर पे जब हम पूछते हैं कि पॉक्सो के तहत कौन से अपराधों का उल्लेख होता है, पहली प्रतिक्रिया हमें यह मिलती है यह उस व्यक्ति के लिए जिसने बच्चे के साथ बलात्कार किया है। लेकिन नहीं, इस अधिनियम में स्पष्ट रूप से यौन दुर्व्यवहार के विभिन्न रूपों को परिभाषित किया गया है, जिसमें प्रवेशक, गैर प्रवेशक हमले, साथ ही यौन उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी शामिल है। इस अधिनियम ने यौन उत्पीड़न को गुरुतर और गैर गुरुतर के रूप में परिभाषित किया है, जिसका अर्थ है उस व्यक्ति द्वारा किया गया कृत्य जो बच्चे के साथ विश्वास या अधिकार की स्थिति में हो, जैसे परिवार का सदस्य, पुलिस अधिकारी, शिक्षक, डॉक्टर या उस बच्चे के साथ किया गया कृत्य जो मानसिक रूप से बीमार है। अतः यह अधिनियम सभी प्रकार के लोगों द्वारा यौन दुर्व्यवहार के सभी रूपों को परिभाषित करता है और कठोर दंड निर्धारित करता है जो कारावास की सजा से लेकर मृत्युदंड या जुर्माना तक है। हाल ही में अधिनियम को और अधिक मजबूत बनाने के लिए इसमें संशोधन किया गया। सजा 7 साल से बढ़कर 10 साल हो गई है। अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि अगर 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के साथ दुष्कर्म होता है तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। संशोधन विभिन्न आधारों को भी जोड़ता है, जैसे कि यदि अपराध प्राकृतिक आपदाओं जैसे विद्रोह आदि या किसी महामारी की स्थिति आदि के दौरान किया जाता है तो 20 साल की सजा या मृत्युदंड दिया जा सकता है। आगे अधिनियम में जो उल्लेख किया गया है और जो स्कूल शिक्षकों के रूप में याद रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि कोई भी बच्चा अगर यौन शोषण का मामला दर्ज करता है तो यौन शोषण के लिए रिपोर्टिंग प्राधिकारी को रिपोर्ट करना हमारे लिए अनिवार्य है, जो इन मामलों में पुलिस है। तो पॉक्सो अधिनियम के तहत विभिन्न अपराधों और अपराधों का उल्लेख समझने के उपरांत यह समझना हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि सीएसए पीड़ितों को मदद करने में स्कूल और शिक्षकों की भूमिका क्या है। बच्चा अपना अधिकांश समय स्कूल में बिताता है। शिक्षक के लिए संकेतों और लक्षणों को सीखना,
उनकी पहचान करना बहुत महत्वपूर्ण है। और यदि वह देखता है कि बच्चा अपने साथ हुई घटनाओं को साझा नहीं कर रहा है और रिपोर्ट करना चाहता है तो बच्चे के विश्वास को जीतें। ऐसे कई दिशा निर्देश हैं जो बाल लैंगिक शोषण के मामलों में स्कूलों को बार बार जारी किए गए हैं। इसमें पॉक्सो प्रमुख है। एक परिपत्र जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 2015 में जारी किया गया, जिस परिपत्र में बताया गया है कि कैसे एक बच्चा हकदार है एक ऐसे वातावरण का जो उसके अनुकूल हो, सुरक्षित हो, संरक्षित हो। यह कहते हुए हमारे लिए समझना महत्वपूर्ण है कि हम बाल लैंगिक शोषण को कैसे रोक सकते हैं और यह भी कि हम बाल पीड़ितों के प्रति क्या प्रतिक्रिया करते हैं। बच्चे अपने साथ हुए दुर्व्यवहार के बारे में बता सकें, इसके लिए सुरक्षित माहौल बनाना महत्वपूर्ण है। कुछ उदाहरण हैं, हम स्कूल में शिकायत या सुझाव बॉक्स रख सकते हैं ताकि अगर उन्हें घटना के बारे में बताने में संकोच हो तो वह शिकायत लिखकर उसमें डाल सकें। हम बच्चों और विशेष रूप से छात्र छात्राओं को रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु लिंग और बाल लैंगिक शोषण के मुद्दों पर स्कूल में खुली चर्चा कर सकते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा बाल लैंगिक शोषण अध्ययन 2007 पर विचार करते हुए यह पता चला कि 52% से अधिक लड़कों ने किसी न किसी स्तर पर अपने साथ हुए दुर्व्यवहार की सूचना दी है। हम शिक्षकों साथ ही गैर शिक्षण कर्मचारियों के साथ निरंतर जागरूकता कार्यक्रम भी कर सकते हैं। यह भी महत्वपूर्ण है कि स्कूल में बाल संरक्षण नीति होनी चाहिए और बाल संरक्षण नीति को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए। जैसे हम स्वास्थ्य स्वच्छता पर संवेदीकरण सत्र करते हैं, वैसे छात्रों के लिए कराटे आत्मरक्षा का प्रशिक्षण होना आवश्यक है ताकि वे दुर्व्यवहार के मामलों के दौरान खुद का बचाव कर सकें। नुक्कड़ नाटक, पोस्टर प्रतियोगिता, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए बहस, बाल लैंगिक शोषण के मुद्दों पर जागरूकता जैसे कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाने चाहिए। शिक्षक बच्चों को न केवल खुद की सुरक्षा के लिए जागरूकता प्रदान कर सकते हैं बल्कि यह भी बता सकते हैं उन्हें कैसे रिपोर्ट करना है, कहाँ रिपोर्ट करना है, जहाँ से वे बाल लैंगिक शोषण की घटनाओं के मामले में समर्थन प्राप्त कर सकते हैं। महामारी के साथ इंटरनेट ने हमारे जीवन को संभाला है। बच्चों के साथ ऑनलाइन सुरक्षा के बारे में बात करना बहुत जरूरी है, विशेष रूप से ऑनलाइन ग्रूमिंग के मुद्दों पर जिनके परिणाम स्वरूप बच्चा दुर्व्यवहार का शिकार हो सकता है। स्कूल के स्टाफ और बुनियादी ढांचे की सुरक्षा परीक्षण भी आवश्यक है। उदाहरण के लिए सीसीटीवी की नियमित जांच की व्यवस्थापित हैं और वे ठीक ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं। अब सवाल उठता है कि अगर बच्चे ने दुर्व्यवहार का सामना किया है और बच्चा दुर्व्यवहार के बारे में रिपोर्ट करना चाहता है तो यदि कोई बच्चा आपको विश्वास में लेकर अपने साथ हुए दुर्व्यवहार के बारे में बताता है तो सबसे पहले हमें यह करना चाहिए कि बच्चे को बोलने की अनुमति दें, बच्चे के आत्मविश्वास का निर्माण करें, उन्हें खुलासा करने दें। यदि आवश्यक हो तो बच्चे को काउंसलर के पास भावनात्मक समर्थन के लिए संदर्भित करें। यदि आपको दुर्व्यवहार के बारे में पता चला है तो यह महत्वपूर्ण है कि आप सक्षम अधिकारी को रिपोर्ट करें, जैसा कि पॉक्सो अधिनियम अनुच्छेद 19 में अनिवार्य रिपोर्टिंग क्लॉज में उल्लेख किया गया है। क्योंकि बच्चा आप पर विश्वास करता है और आप पर भरोसा है, इसलिए अगर बच्चे की मेडिकल जांच के लिए या बाल कल्याण समिति के पास या पुलिस के सामने उसकी पहली गवाही के लिए आप जा सकते हैं तो हमें उन सभी सहायता का प्रयास और विस्तार करना चाहिए जो एक बच्चे को चाहिए। बच्चे की सहमति के बिना परिवार के सदस्यों को घटना के बारे में साझा या खुलासा न करें। यदि आपको लगता है कि आप इसे संभाल नहीं पा रहे हैं या आपको कुछ बाहरी सहायता की आवश्यकता है तो कृपया बेझिझक हेल्पलाइन नंबर 1098 पर कॉल करें। चाइल्ड लाइन आपकी सहायता के लिए है। चाइल्ड लाइन आपकी सहायता करेगी और मामले को न्यायिक प्रक्रियाओं तक ले जाने में बच्चे की मदद करेगी। हमें जिस बात पर जोर देने और बनाए रखने की जरूरत है वह है बच्चे की गोपनीयता। यह विशेष रूप से अधिनियम में उल्लिखित है और हमें वयस्कों के रूप में यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि यदि कोई बच्चा हमसे बात कर रहा है और हमें बच्चे की गोपनीयता बनाए रखना चाहिए। इसके
अलावा ऐसे भी संकेत हो सकते हैं जब अचानक बच्चे को आप साथियों के साथ बातचीत करते हुए नहीं देखेंगे, उसके अंक अचानक से गिरने लगेंगे। ये कुछ संकेत और लक्षण हैं जिन्हें एक शिक्षक को देखना चाहिए। इस मामले पर चर्चा कर सकते हैं, बच्चों से संपर्क करना चाहिए। बच्चा होने के नाते या उसको संकोच हो सकता है या घटना का साझा करने से डर सकता है। इसलिए हमारे लिए यह बहुत ज़रूरी है कि हम उस सहायक व्यवहार के बारे में सीखें। हमें बच्चे में आत्मविश्वास पैदा करने में मदद करनी चाहिए और घटना के बारे में खुलासा करने देना चाहिए। हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम बाल लैंगिक शोषण की घटना का खुलासा करने वाले बच्चे से बात कर रहे हो तो हम बच्चे के लिए सहायक व्यवहार प्रदर्शित करें। हमें यह भी समझने की आवश्यकता है कि किसी बच्चे को दोष नहीं देना चाहिए कि उसके साथ जो व्यवहार हुआ वो उसके कारण हुआ। आप बच्चे को नज़रअंदाज भी न करें। यदि बच्चा आता है और खुलासा करता है कि दुर्व्यवहार परिवार के भीतर या परिवार के किसी सदस्य द्वारा हुआ है तो बच्चे को घर वापस भेजने से पहले बच्चे की सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमें लगता है कि बच्चे को घर वापस भेजना उसके लिए अनुकूल नहीं है तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए या तो बाल कल्याण समितियों या सक्षम प्राधिकारियों से संपर्क करें। कभी भी दूसरों के सामने, विशेष रूप से बच्चों के सामने, स्टाफ रूम में, अन्य शिक्षकों के साथ या कक्षा में उस बच्चे के उदाहरणों का हवाला देते हुए दुर्व्यवहार पर चर्चा न करें। यह भी सुनिश्चित करें कि मीडिया में या अन्य लोगों के साथ बच्चे को अपने साथ हुए और बुरे तरह के दुर्व्यवहार को साझा करने की अनुमति नहीं देंगे जिसका वह सामना कर रहा होगा। कृपया यह भी ध्यान दें कि इन सभी व्यवहारों क्या करना है और क्या नहीं, पॉक्सो अधिनियम में इनका उल्लेख भी है और इसलिए हमारे लिए बाल लैंगिक शोषण पीड़ितों के प्रति सहायक व्यवहार प्रदर्शित करना बहुत महत्वपूर्ण है। हम यह कह सकते हैं कि हम लगातार गोपनीयता का आश्वासन दें, हम उनके साथ सहानुभूतिपूर्ण निर्माण की कोशिश कर सकते हैं, हम बच्चे में आत्मविश्वास पैदा करने की कोशिश करते हैं ताकि बच्चा पर्याप्त आत्मविश्वासी हो जाए और जाने कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसकी आवश्यकता है तथा जहाँ भी होगा वो उसका समर्थन प्राप्त कर सकता है। यदि आप कभी भी महसूस करते हैं कि आपको मामले के प्रकटीकरण को संभालने के लिए, प्रक्रिया को करने के लिए, न्यायिक जांच करने के लिए कुछ बाहरी समर्थन की आवश्यकता है तो कृपया चाइल्ड लाइन दोस्तों से जुड़ने 1098 नंबर पर कॉल करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। मुझे उम्मीद है कि अब तक आप समझ गए होंगे कि न केवल प्रतिक्रिया देने बल्कि यौन शोषण को रोकने में शिक्षक की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है। यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों की क्षमताओं का निर्माण करें ताकि उन्हें न केवल रिपोर्ट करने के लिए बल्कि बाल लैंगिक शोषण के खिलाफ लड़ने के लिए मजबूत बनाया जा सके। समानांतर रूप से यह भी एक स्कूल का कर्तव्य है कि निवारक उपाय करे, स्कूल को हमारे बच्चों के लिए एक सुरक्षित जगह बनाया जाए। हमने ऐप में पढ़ने के लिए कुछ अतिरिक्त संसाधन दिए हैं और यदि इस विषय पर कोई प्रतिक्रिया या आगे स्पष्टीकरण आवश्यक है तो आप बेझिझक चाइल्ड लाइन 1098 पर संपर्क करें या डायल 1098@childlineindia.org.in पे लिखें। धन्यवाद।